हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सभी। बच्चे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएसटी क्लास 10th ज्योग्राफी। उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारे पास रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो चलिए अभी हम हमारे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले रिसोर्सेज का मीनिंग हमारे पास क्या होता है। ठीक है, रिसोर्सेज ये 1 मार्क में क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है, तो हमारा थोड़ा सा टाइम इसी क्वेश्चन में खराब होगा, तो उसको हम अच्छे से समझेंगे। रिसोर्सेज किसी भी एक ऐसी चीज़ को हम लोग रिसोर्सेज बोल सकते हैं जो चीज़ हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करती हो, टेक्निकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। मतलब अब इसको आसान लैंग्वेज में समझते हैं, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो मेरी किसी भी तरह की ज़रूरत को सेटिस्फाइड कर सकती है, और किसी भी ऐसी चीज़ को मैं रिसोर्सेज बोलूँगा जिसके तक पहुँचने के लिए मेरे पास टेक्निक होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी होनी चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब कि अगर कोई बंदा मुझे बोलेगा कि मेरे घर के नीचे जो खुदाई करके बहुत सारा फॉसिल फ्यूल या कुछ मतलब कि कुछ खजाना टाइप मतलब कैसे छिपा हुआ है, तो जब मैं उसकी खुदाई करवाऊंगा तो खुदाई में खर्चा आ जाएगा 50 लाख का, लेकिन उसमें से जो खजाना निकलेगा वो 1 लाख का निकलेगा, है ना। तो मुझे मिला तो कुछ भी नहीं। तो इसीलिए रिसोर्सेज हमारे इकोनॉमिकली फिजिबल भी होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या होती है, कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब कि लोग कल्चरली उसे एक्सेप्ट करना चाहें। अब कैसे एक्सेप्ट करते हो, मतलब कोई बंदा अगर आपको बोलेगा कि किसी मंदिर, गुरुद्वारा या मस्जिद के नीचे खजाना पड़ा है, तो हम उसकी खुदाई करने की हमें लोग परमिशन कभी भी नहीं देंगे। अगर हम खुदाई वहाँ पे करना चाहेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि ब्लंडर इशू हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ठीक है, तो रिसोर्सेज क्या हो गया, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करे, टेक्निकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकल फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन के टाइप से होते हैं। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर की तरफ से गिफ्ट मिलते हो। अब इसकी एग्जांपल्स है सॉइल, एयर, वाटर, एनिमल, सन, मिनरल्स, फॉरेस्ट। ठीक है, फिर कुछ रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज लाइक दिस, कुछ रिसोर्सेज होते हैं मैन मेड रिसोर्सेज जिनको इंसानों ने बनाए हैं। अब जैसे कि रबड़, वुड, मेटल, सैंड, ये सभी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लेकिन रबड़ से टायर बना दिए, इसको हम मैन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। वुड से हम लोगों ने चेयर्स बना दी, मेटल से क्रोकरी, सैंड से क्ले पॉट्स बना दी। ठीक है, तो होता क्या है कि जो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ना, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हैं। मतलब हमारे इंसान वो टेक्निक की हेल्प के साथ नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और हमारे इकोनॉमिकली ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूट देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से ये भी बात समझनी चाहिए कि जैसे आप सोच रहे होगे कि स्टार्टिंग तो नेचर से हो रही है, तो सभी रिसोर्सेज नेचुरल नहीं होते, मतलब कि नेचर से नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल है बुक्स, कुछ रिसोर्सेज मैन मेड होते। अभी ये जो हम टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं इसमें से 1 मार्क, 2 मार्क या 4-5 मार्क्स में हमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज की टाइप्स को क्लासीफाई किया गया है ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जॉस्टिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्सेज या तो होते हैं बायोटिक या फिर होते हैं अबायोटिक। ठीक है, तो जो हमारे पास बायोटिक है ये तो बड़ा आसान है, कोई भी रिसोर्सेज जिनको लिविंग थिंग से कन्वर्ट किया जाता हो, जैसे कि प्लांट से, एनिमल से, फंगस, बैक्टीरिया से, जितने भी हम लोग रिसोर्सेज बनाते हैं उन सबको बायोटिक रिसोर्सेज बोला जाता है। अब इसके ऑपोजिट जो रिसोर्सेज नॉन लिविंग थिंग से कन्वर्ट होते हैं, उनकी हेल्प से कन्वर्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, सॉइल, एयर, लाइट, ड्रॉप्स वगैरह, उनको अबायोटिक रिसोर्सेज हम लोग बोलते हैं। सेकंड थिंग इज एग्जॉस्टिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको रिन्यू किया जा सकता है। ये 6th क्लास से हम लोग बढ़ते आ रहे हैं, मतलब कि जिनको वन टाइम यूज़ करने के बाद हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं ना, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एट्सेट्रा। एंड सेकंड थिंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको हम लोगों ने अगर सिंगल टाइम ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गया, कोल, गैस एट्सेट्रा। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आएगी ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है, ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्सेज या तो हमारे होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जिसके ऊपर सिर्फ एक सिंगल पर्सन का राइट है, उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। इसकी एग्जांपल है बाइक, हाउस, कार। ठीक है, फिर हमारे पास एक होते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज,
कम्युनिटी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसके ऊपर सभी लोगों का मतलब कि राइट हो सकता है। जैसे कि हमारे घर के पास, हमारी सोसाइटी में, मोहल्ले में अगर कोई पार्क बना हुआ, ग्राउंड बना हुआ है, तो वहाँ पे सभी बच्चे खेलने के लिए, सभी लोग सैर करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर किसी भी इंडिविजुअल का कंट्रोल नहीं होता। एंड थर्ड वन इज़ नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज को अगर हमने समझना है तो आप ये मान के चलो, हंसना नहीं है। सपोज कर लो कि हमारे इंडिया का मैप है, ठीक है। इंडिया के मैप के पास यहाँ पे ये तो इसकी पॉलिटिकल बाउंड्री होगी ना, ठीक है। तो इसके सपोज करो इस एरिया में बहुत सारा समंदर बना हुआ है, तो ये समंदर मतलब कि इंडिया के मैप से बाहर, ठीक है, जो सी लेवल आ गया, जो सी बाउंड्रीज आ गई ना, तो वहाँ पे जो 12 नॉटिकल माइल्स या फिर मीन टू से 22.2 किलोमीटर जो हमारे पास एरिया आएगा, सी बाउंड्री आएगी, वो रिसोर्सेज भी हमारे इंडिया के ही काउंट होंगी। सपोज कर लो जैसे कि अगर ये हमारे पास 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर ही ये वाला समंदर का जो एरिया आ रहा है, सी लेवल हमारे पास आ रहा है, तो जो एरिया हमारे मैप के अंदर है प्लस 12 नॉटिकल माइल्स की बाउंड्री के अंदर अंदर जो सी लेवल का एरिया होगा, वो भी इंडिया की नेशनल रिसोर्सेज में ही काउंट होगा। इसके बिना जितने भी इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं, जितने भी कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे नेशनल रिसोर्सेज के अंडर ही आते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। फोर्थ टाइप है हमारे पास इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेज देखिए, अगर ये जैसे हमारे इंडिया का मैप है, अब इंडिया के मैप से यहाँ तक जो हमारे रिसोर्सेज आगे 12 नॉटिकल माइल्स तक जो हमने बोले थे, वो हमारे नेशनल रिसोर्सेज थे। अब इससे 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, उसके बाद का जो एरिया शुरू होगा समंदर में, जो सी लेवल हमारा शुरू होगा, उसको हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोलेंगे। उस रिसोर्सेज के ऊपर किसी भी देश का पर्टिकुलरली कंट्रोल नहीं होगा। अगर कोई भी कंट्री उस रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहती है तो वो उसका क्या प्रोसेस है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हाउ टू मेक यूज़ ऑफ इट। तो उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, उस देश को परमिशन लेनी पड़ेगी यूनाइटेड नेशन से, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगर दो देश दावा कर रहे हैं कि हाँ जी वहाँ पे हमें कुछ रिसोर्सेज का भंडार मिला है, तो जो पहले दावा करेगा, जो इससे पहले परमिशन लेगा, तो ये उसको परमिशन दे देगा, वहाँ पे जाके वो अपना मतलब जो भी काम करना चाहता है थोड़े टाइम के लिए वो कर सकता है। नाउ फोर्थ कैटेगरी हमारे पास है स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे आना था पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्सेज ये वो वाले रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल तो हैं, लेकिन अभी हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, इसको यूज़ ना करने के हमारे कुछ भी मतलब कि रीजंस हो सकते हैं। एग्जांपल है जैसे विंड एनर्जी इन द गुजरात या फिर सोलर एनर्जी इन द राजस्थान। क्लियर है। सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है डेवलप्ड रिसोर्सेज की। डेवलप्ड रिसोर्सेज में हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो अवेलेबल भी हैं, जिनको यूज़ में भी लिया जा रहा है, प्लस उनका डेटा, उनका सर्वे भी किया जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी बुक में लिखा हुआ है कि इंडिया में 25,000 करोड़ टन जो कोल है वो अवेलेबल है और वो यूज़ भी हो रहा है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। लास्ट इसके बाद हमारे पास है स्टॉक, जो नेक्स्ट कैटेगरी उसको हम बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक रिसोर्सेज वो वाले होते हैं जो हमारे पास अवेलेबल तो हैं, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, यूज़ तो हम यहाँ पे भी नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हमारी अपनी मर्जी थी, कोई भी रीज़न था, लेकिन यहाँ पे हम इसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। इसकी एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप साइंस में पढ़ते हो गया, हम सबको पता है कि उसको बहुत जल्दी आग लग जाती है, लेकिन आने वाले टाइम में भी इसको हम पेट्रोल डीजल का सब्स्टिट्यूट बना के अगर यूज़ कर सकें तो बेटर रहेगा, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है रिजर्व रिसोर्सेज की। रिजर्व रिसोर्सेज वो वाली रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे पास अवेलेबल भी हैं, जिनको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम उसको अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं कर रहे। इसलिए मर्ज़ी से यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हम उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिजर्व, ये नेम से क्लियर है। इसकी एग्जांपल है इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट ऐसे हैं जहाँ पे ना तो हंटिंग अलाउड है, ना तो ग्रेजिंग अलाउड है, और ना ही वुड कलेक्शन अलाउड है। ठीक है, ये टॉपिक हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या है कि हम रिसोर्सेज को कुछ इसी हिसाब से यूज़ करें ताकि उनकी वेस्टेज ना हो सके, उनके वेस्टेज को रोका जा सके। एग्जांपल के मोटिवेशन समझते हैं। मान लो अगर मैं यहाँ पे वाटर की एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, पानी जो है वो शहरों में, सिटीज़ में बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाता है, बड़ी आसानी से हमें मिल जाता है वहाँ पे, लेकिन जो विलेजेस हैं वहाँ पे हमें लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। ठीक है,
तो जहाँ पे पानी बड़ी आसानी से मिल जाता है वहाँ पे हम लोग फल सब्जियाँ फ्रूट वगैरह हैंड वॉश बार बार करके साफ़ सफाई करके खाते पीते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे पानी नहीं मिल रहा वहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ है वो बैड टू वर्स हो जाती है, ठीक है, वर्स्ट लाइफ बन जाती है हमारी। तो इसीलिए जो रिसोर्सेज हैं वो इम्प्रूव करते हैं ह्यूमन लाइफ को भी एज वेल एज ह्यूमन सर्वाइवल को भी। अगर कोई भी ह्यूमन किस एरिया में सर्वाइव करना चाहता है तो वहाँ पे पानी मतलब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो इसीलिए अब कुछ लोग क्या है वो पानी का यूज़ करते हैं हैंड वॉश करने के लिए, कार वॉश करने के लिए, बेदिंग के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए, और ऐसे करते करते पानी का बहुत ज़्यादा रिसोर्स जो है वो वेस्टेज हो जाता है। अब इसी वेस्टेज को बचाने के लिए जो हमारा नया टॉपिक बना है दैट इज़ रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो अब हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो जितने भी रिसोर्सेज हैं ना ये लिमिटेड गिफ्ट हैं बाय नेचर। नेचर ने ये लिमिटेड क्वांटिटी में हमें दिए हैं, ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इनको वेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। अब ये इनकी मेजर प्रॉब्लम क्या क्या है। वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज। डिप्लेट करना मतलब कम होना, ख़त्म होते जाना, ठीक है। अब हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो डिप्लेट होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ओवर फिशिंग। हमारे लोग जब बहुत सारी मछलियाँ पकड़ते हैं अब रोज़ इतनी मछलियाँ पैदा तो नहीं होती जितनी पकड़ी जा रही हैं, तो एक दिन इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। ऐसे ही फॉरेस्ट वगैरह, हम एक पेड़ को काटने में 1-2 घंटे लगते होंगे, मैक्सिमम 1 डे लग जाएगा, लेकिन उस पेड़ को बड़ा करने में 20 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, ठीक है ना। तो ये बड़ी तेज़ी से कम होते जा रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, सेकंड पॉइंट आ रहा है ग्लोबल इकोलॉजिकल का। देखो ग्लोबल का मतलब होता है जो प्रॉब्लम को पूरी अर्थ फेस कर रही हो, इकोलॉजिकल। इसके साथ है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि हमारी धरती का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हाई होना शुरू हो गया, इतना ज़्यादा हाई होना शुरू हो गया कि हमारी जो अर्थ है उसको हम समझा सकते हैं कि वो मेल्ट होनी शुरू कर रही है। जितने भी हमारे ग्लेशियर्स हैं वो भी सारे मेल्ट होने शुरू हो रहे हैं। और प्लस ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को अगर आप कभी भी गूगल करके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअल में कैसी होती थी या कैसी होनी चाहिए और वो अभी कैसी है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज को लो बारिश पड़ रही है ना, बारिश में मैंने आप लोगों को एक कोई भी जो है मतलब कि आपको एक ब्लैंकेट दे दी जो लेमिनेटेड है और बोल दे कि इससे अपने आप को कवर कर लो, ठीक है। अब मैंने उस ब्लैंकेट में एक छोटा सा मतलब कि होल कर दिया, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी आपको आता रहेगा। अगर ऐसे करके मैं उसमें 10 होल कर दूँ तो थोड़े टाइम बाद आप बोलोगे कि सर ये हमें ब्लैंकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, पानी तो वैसे ही आ रहा है, ठीक है, कवर की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमारी ओजोन लेयर के ऊपर इतने सारे होल हो चुके हैं कि वो जो हमारे लिए मतलब कि जो सूरज की नेगेटिव किरणों को जो हमें हमारी स्किन को बचाती थी, अब वो डायरेक्ट हमारी स्किन तक आ रही है और उसी वजह से हम लोगों को स्किन की प्रॉब्लम वगैरह नई नई बीमारियाँ इंट्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल इकोलॉजिकल। और इसके बिना सबसे बड़ा जो एक रीज़न क्या है, एक्यूमुलेशन इन फ्यूड है। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको सभी लोग मिस यूज़ नहीं कर रहे। ये कुछ लोगों के पास तो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है और ये कुछ लोगों के पास ज़रूरत से बहुत कम है। जैसे कि वही पानी वाली एग्जांपल शहरों में और विलेजेस में, जो बैकवर्ड विलेजेस हैं वहाँ पे लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है और दिन में 2 बार ही पानी आता है, 3 बार ही पानी आता है, वो भी गंदा पानी आता है। लेकिन जो छोटे छोटे शहर हैं, ठीक है, वहाँ पे 24 घंटे मोटर से वो पानी चलाते रहते हैं और पानी को वेस्ट करते रहते हैं। इसी वजह से कि ये जो हमने अभी 3 रीज़न देख लिए, रिसोर्सेज डिप्लेक्ट होते जा रहे हैं, ग्लोबल क्राइसिस हमारे पास आते जा रहे हैं, ठीक है, और जो रिसोर्सेज वो जल्दी वेस्ट हो जाएंगे। इनको बचाने के लिए हमें ये आइडिया हुआ कि रिसोर्स प्लानिंग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब जो रिसोर्स प्लानिंग अगर हम लोग नहीं करेंगे तो इससे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी काफ़ी लो रहेगी और हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी क्योंकि उनके लिए रिसोर्सेज नहीं बच पाएंगी, ठीक है। तो स्टेप्स फॉर द रिसोर्स प्लानिंग। अच्छा, हमें ये पता चल गया कि रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स हमें उठाने चाहिए। वेरी फर्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एग्जांपल लिखी है मैंने लाइब्रेरी की। आप समझो, जब आप स्कूल में जाते हो तो लाइब्रेरी की अगर आपने कोई भी बुक इशू करवानी है तो वहाँ पे टीचर बैठे होते हैं, उनको पता है कि लाइब्रेरी में बुक्स जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो जो बुक वो आपको चाहिए होगी वो बुक का नेम, उसका नंबर आपके अकाउंट में लिख देंगे, आपने कितनी डेट में इशू करवाई और आप कब रिटर्न करने आ रहे हो। तो ऐसे ही हमें भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को वो हमारे पास कितनी क्वांटिटी में है, कहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कहाँ पे कम यूज़ हो रहा है, कहाँ पे उसको रिन्यू किया जा सकता है, इसका डेटा प्रॉपर हमें तैयार करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारे पास इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। प्लानिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है,
कोई भी रिसोर्सेज अगर आपको पता चल गया कि वो आपके पास कम है तो उसको हम कैसे बचाएंगे, उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब कभी भी देखे ना, कोई भी मैच शुरू होता है ना, तो अगर हमने कहीं पे भी जाना हो, कहीं पे भी शादी पे जाना हो, वहाँ पे एक प्लानिंग करते हैं कि हमने क्या क्या कहाँ पे कितना खर्चा करना है, या फिर हमने कैसे मैच खेलना है। तो ऐसे ही हमें हमारे रिसोर्सेज के लिए भी एक स्ट्रेटेजी हमारे पास होनी चाहिए। थर्ड वन इज सेंट्रल प्लान। सेंट्रल प्लान मीन टू से कि जो प्लान हमारी सेंटर की गवर्नमेंट बना रही है, पूरे देश को, सभी लोगों को वही प्लानिंग को फॉलो करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि जो भी रिसोर्स डेवलपमेंट है या रिसोर्स को हम बचाना चाहते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। टेक्नोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। अब जैसे कि जब ब्रिटिशर इंडिया में राज कर रहे थे, तो वो इंडिया को बोलते थे कि इंडिया में इतना ज़्यादा रिसोर्सेज का भंडार है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, लेकिन इंडियन लोगों को वो यूज़ नहीं करनी आता क्योंकि इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसीलिए हम इंडिया को छोड़ के नहीं जा रहे, ठीक है। वो इंडिया को ये एक्सक्यूज़ दे देती थी, लेकिन गांधी जी फिर उन्हें बोलते थे कि जो हमारी अर्थ है, मतलब कि जो इसके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, ये आपकी नीड्स को तो सेटिस्फाइड कर देगी, बट ये आपकी ग्रीड को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू हो रहा है लैंड रिसोर्सेज से रिलेटेड। वैसे इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो चलो थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर वापस इसको आगे वाली वीडियो में भी हम कंबाइन कर लेंगे। हाँ जी, लैंड रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लैंड रिसोर्स मतलब कि हमारे देश का वो हिस्सा जहाँ पे ज़मीन है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, ये दोनों मतलब कि लीड हो रही हैं। एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे की जाती हैं। अभी इसकी डिवीज़न कैसे है, इसकी डिवीज़न है हमारे पास 43% जो हमारी लैंड का हिस्सा है वो प्लेन्स में आता है। मतलब कि यहाँ पे एग्रीकल्चर होती है, यहाँ पे बिल्डिंग्स बनती है, यहाँ पे फैक्ट्रीज बनती हैं। इसके बाद जो 30% जो है हमारे पास वो माउंटेन्स हैं। माउंटेन से कवर हो रहा है, जहाँ पे रिवर्स चल रही हैं, या फिर टूरिज्म एरिया अपना कवर करता है। फिर प्लेटियस में 27% हमारा एरिया आता है। उसमें क्या आता है, वहाँ से हमें मिनरल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल मिलते हैं, या फिर फॉरेस्ट एरिया से वो कवर हुआ पड़ा है। अब इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है, अगर हम उसको स्क्वायर किलोमीटर में जानने की कोशिश करेंगे, वो हमारे पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और ये लगभग 93% एरिया है। बाकी का जो 7% एरिया हमारा बच गया, जो 7% एरिया हमारा बच गया, वो भी डिस्प्यूटेड एरिया है। मतलब कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर में कुछ हमारे एरिया आ रहा है, वो पाकिस्तान बोलता है वो उनका है, वो हमारा है। ऐसे कुछ एरिया अरुणाचल प्रदेश वगैरह में भी है, ठीक है, जिसका अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया कि वो इंडिया में आएगा या इंडिया से बाहर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास नया टॉपिक है, मतलब लैंड यूटिलाइजेशन। ये लैंड रिसोर्सेज के साथ ही मिला जुला हुआ टॉपिक है। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट हमारे पास हम फॉरेस्ट के फॉर्म में इसको यूटिलाइज करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब कि ज़मीन का वो वाला हिस्सा जहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह फार्मिंग हर बार नहीं हो सकती। इसकी 2 कैटेगरीज हैं, जैसे कि वेरी फर्स्ट है बैरन एंड द वेस्ट लैंड। बैरन एंड वेस्ट लैंड हमारे पास एक ऐसी लैंड होती है जहाँ पे हम लोग थोड़े टाइम के लिए एग्रीकल्चर वगैरह छोड़ देते हैं, या हम बाद में आगे जाके करते हैं। या फिर यहाँ पे क्या होता है कि ज़मीन का छोटा हिस्सा होता है, उसको साफ़ कर दिया जाता है, वहाँ पे आग लगाई जाती है, फिर उसके बाद वहाँ पे जो राख वगैरह बन जाती है, उसके बाद वहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती है, ठीक है। फिर सेकेंड हमारे पास लैंड फॉर द नॉन एग्रीकल्चरल आउटपुट, जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं की जाती, यहाँ पे कम की जाती है, यहाँ पे नहीं की जाती। जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए, फैक्ट्रीज होगी, रोड, एयरपोर्ट वगैरह बनते हैं। इसके बिना हमारे पास एक आएगा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। ये लैंड यूटिलाइजेशन के अंडर आ रहे हैं पॉइंट्स। तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड वो वाली ज़मीन के हिस्से जहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं करते, उसको ग्रेजिंग लैंड में काउंट डिवाइड किया जाता है। मतलब कि लोग अपने भेड़ बकरे वगैरह को चराने के लिए वहाँ पे लेके जाते हैं। या फिर हमारे पास मिसलेनियस चीज़ वगैरह की प्रोडक्शन की जाती है। ये मतलब कि जिसको हम बोले ना नॉन ईट क्रॉप्स की प्रोडक्शन यहाँ पे होती है, जैसे बम्बू वगैरह की, या रबड़ कल्टीवेशन वगैरह यहाँ पे होती है। फिर हमारे पास एक आता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी ज़मीन को 5 ईयर या उससे भी लंबे टाइम के लिए अनकल्टिवेटेड करके छोड़ देते हैं, मतलब कि हम उसको 5 साल या इससे लंबे टाइम के लिए वहाँ पे कोई भी खेती वगैरह नहीं करते। नेक्स्ट कैटेगरी है फॉलो लैंड। फॉलो लैंड मतलब जब हम, ये एक प्रोसेस है जब ज़मीन को थोड़े टाइम के लिए अनकल्टिवेट करके छोड़ा जाता है, तब जो वहाँ की जो ज़मीन है
वो अपनी पावर को यूटिलाइज मतलब कि अपनी फर्टिलिटी पावर को रीगेन कर सके, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी में फर्दर डिवाइडेड है। वेरी फर्स्ट इज करंट फॉलो लैंड, मतलब कि जहाँ पे नो कल्टीवेशन लेस देन 1 ईयर, जहाँ पर 1 साल या 1 साल से कम समय के लिए खेती नहीं की जाती। या फिर अदर देन फॉलो लैंड, या फिर इसके बिना जहाँ पर 1 से लेके 5 साल तक हम खेती नहीं कर पाते, ठीक है। फिर इसके बाद नेट साउन एरिया, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पूरे देश में कितना एरिया है जहाँ पे कल्टीवेशन होती है, उसको हम नेट साउन एरिया बोल देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, जब ज़मीन की क्वालिटी कम हो जाती है, या फिर जब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो अनफिट है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। अच्छा, ये होता है कि उसके मेन कॉजेज़ क्या क्या हैं। इसके मेन कॉज है डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि जब हम जंगलों की कटाई वगैरह शुरू कर देते हैं। ओवर माइनिंग, हद से ज़्यादा हम खुदाई करनी शुरू कर देते हैं, ये झारखंड और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा हो रहा है आजकल। या फिर ओवर ग्रेजिंग, जहाँ पर हम हद से ज़्यादा अपने गाय भेड़ बकरी वगैरह को चराने के लिए लेके जाते रहते हैं। इसकी ज़्यादा शिकायत आती है एमपी और मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। या फिर ओवर इरिगेशन, ठीक है, ओवर इरिगेशन में हमारा पंजाब भी काफ़ी आगे है, पंजाब और हरियाणा में भी यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। अभी ओवर इरिगेशन का मतलब क्या होता है, ओवर इरिगेशन का मतलब क्या होता है, जब प्लांट्स को जितनी पानी की ज़रूरत है हम उससे भी ज़्यादा उसको पानी देते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक और नुकसान भी है, जब हम ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम आती है तो जो प्लांट्स हैं एक तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और दूसरी बात जो वहाँ की जो सॉइल है ना वो अल्कलाइन बन जाती है, मतलब कि अगर हम बोले कि वहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। फिर जो फिफ्थ पॉइंट है वो सीमेंट इंडस्ट्री की जो डस्ट है वो भी लैंड डिग्रेडेशन का एक हिस्सा बन रही है। फिर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो डंप इन लैंड, जब हम उसको ज़मीन में जाके मतलब कि दबा देते हैं तो वो ज़मीन को ख़राब कर देती है, ठीक है जी। अब वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकते हैं, ये तो पता चल गया ना, ये तो एक बीमारी है, अगर इसको करेक्ट करना हो तो इसको करेक्ट करने के वही मेन रीज़न है हमारे पास, जो पॉइंट आपने यहाँ पे लिख दिए कि इनको सबको कंट्रोल करो, सिंपल सी बात, ठीक है, रट्टा लगाने वाली, मतलब कि अफॉरेस्टेशन, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन सी कि हम उसको काटेंगे, यहाँ पे हम इसको लगाएंगे। फिर मैनेजमेंट ऑफ द ग्रेजिंग लैंड, प्रॉपर डिफाइन किया जाए कि कौन सा हिस्सा ग्रेजिंग के लिए है, कौन से हिस्से पे ग्रेजिंग अलाउड नहीं है। थर्ड पॉइंट आएगा प्रॉपर इरिगेशन, जहाँ पे हम बोल रहे थे ना वहाँ पे कि ओवर इरिगेशन हो रही है तो इसको करेक्ट कीजिए, प्रॉपर इरिगेशन होनी चाहिए। फिर वहाँ पे हमने बोला था कि ओवर माइनिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पे कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज़, इनके लिए एक सख्त कानून बनाना चाहिए। फिर मैनेज इंडस्ट्रियल वेस्टेज, उनको भी प्रॉपर वे से मैनेज करो ताकि वो ज़मीन को ख़राब ना कर सकें। अब ये हमारे पास थर्ड और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सॉइल, ठीक है। सॉइल एज ए रिसोर्स भी हम इसको बोल सकते हैं, ये फर्टाइल होती है, इसकी फर्टिलिटी पावर होती है, बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसमें हम अपना घर बना के रहते हैं, और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल, इसमें से ना एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है, प्लीज़ इसको रट्टा लगा के रखना, तो थोड़ा सा ये परेशान करेगा, लेकिन इससे आपने परेशान होना नहीं है, कोशिश करना कि आप इससे परेशान नहीं होंगे, ठीक है। नाउ वेरी फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। तो वेरी फर्स्ट टाइप है एलोवाइल सॉइल, ये क्या होती है, ये डिपॉजिट बाय रिवर, गंगा ब्रह्मपुत्रा इंडस वगैरह उन वहाँ से ही आती हैं, और इसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें सैंड सिल्ट क्ले पोटाश फास्फोरिक एसिड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। और बेसिकली ये 2 टाइप्स की होती है एज के हिसाब से, एक तो होती है ओल्ड एलोवाइल, उसको बोलते हैं बांगर, ठीक है, और लेकिन ये लेस फर्टाइल होती है क्योंकि इसमें कंक्रीट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक होती है खादर, ये इसको बोलते हैं न्यू एलोवेल, और इसकी फर्टिलिटी पावर बहुत ज़्यादा होती है, इससे तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो थी एलोवेल सॉइल। सेकंड कैटेगरी हमारे पास आएगी ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल ये कलर में ब्लैक होती है, इसको रेगर सॉइल भी बोल देते हैं हम लोग। ये कॉटन की प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, और ये मतलब कि जो महाराष्ट्र के प्लेटिस वगैरह से हमें मिल जाती है, मालवा से या मध्य प्रदेश एमपी वगैरह से। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, उसको होल्ड करने की कैपेसिटी भी होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटाश लाइम वगैरह होते हैं, लेकिन जब हॉट वेदर आता है तो इसमें क्रैक्स वगैरह जो है वो डलने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेड एंड येलो सॉइल, इसको उड़ीसा या छत्तीसगढ़ वगैरह में इजीली फाउंड किया जा सकता है। ये शुगर केन वीट राइस पोटैटो वगैरह के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है, और मतलब कि ये ना थोड़ा रेड कलर में दिखने लग जाती है जब डिफ्यूज़न ऑफ आयरन वगैरह होता है, ठीक है।
इसमें आयरन की डिफ्यूजन वगैरह होने से ये रेड कलर की होती है। ये येलो होती है जब हाइड्रेट फॉर्म में आ जाती है। फाउंड इन द एरिया ऑफ द लो रेनफॉल, जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पे इस तरह की जो सॉइल है वो इजीली मिल जाती है। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ कैटेगरी है दैट इज लेटराइट सॉइल। ये क्या होती है, ये हाई रेनफॉल एरिया में मिलती है और जहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता हो, लेकिन ये लेस फर्टाइल होती है क्योंकि बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हाई टेम्परेचर की वजह से मर जाते हैं। इसमें हुमस वगैरह नहीं होती, अगर होती है तो वो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में रहती है। ये टी, कॉफ़ी, कैशनट्स वगैरह के लिए सूटेबल रहती है। इसकी जो स्टेट्स है वो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में ये इजीली अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। ठीक है, ये टेम्परेचर मतलब कि हाई टेम्परेचर में होती है। इसमें हुमस और टेम्परेचर दोनों ज़्यादा होते हैं। जिस एरिया में ये दोनों ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ये मिलती है हमें। फाउंड इन द वेस्टर्न राजस्थान, वहाँ पे इजीली मिल जाती है। और ये स्कैंटी रेनफॉल एरिया में भी मिलती है हमें। और अगर हम इसकी डेप्थ में जाते हैं तो जैसे जैसे हम इसकी गहराई में जाते जाते हैं वहाँ पे जो कैल्शियम कंटेंट है वो इंक्रीज़ होते जाता है। ठीक है, इस वजह से कंक्रीट होती जाती है और ये सैंडी होती है टेक्सचर में, मतलब रेतली वगैरह होती है। ठीक है, और सैलाइन होती है नेचर में। फाइनली लास्ट टाइप के सॉइल जो हमारे पास है दैट इज़ फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल हमें मिलती है हिली एरिया में या माउंटेन एरिया में। ठीक है, जहाँ पर मतलब सफिशिएंट रेनफॉल होती रहती हो। सेकंड फीचर इसका होता है कि मतलब कि अलग अलग मतलब कि अलग अलग जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे अलग अलग टाइप की जो हमें फॉरेस्ट सॉइल टाइप है वो मिलती रहती है। ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। इसका जो अपर पार्ट होता है वो लेस फर्टाइल होता है, लेकिन इसका जो लोअर पार्ट होता है वो मोर फर्टाइल होता है। ठीक है, लोकेशन क्या है, जो भी हिली और माउंटेन। नो, लास्ट टॉपिक है हमारे पास सॉइल इरोजन। ठीक है, क्या सॉइल इरोजन का मतलब हमारे पास क्या होता है, ये तो हम पंजाबी के ऐसे में भी बहुत ज़्यादा लिखते रहते हैं कि जब हमारी वॉश डाउन ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, जब ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा वॉश डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके कई सारे रीजंस हैं, तो अब हम उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। इसके कौन कौन से रीजंस हैं, एक तो है नेचुरल फैक्टर्स जैसे विंड वगैरह, वाटर, ग्लेशियर वगैरह की वजह से, या फिर जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो गया, या फिर माइनिंग होगी, या ओवर ग्रेजिंग होगी, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। आई होप ये आप सबको चैप्टर समझ में आया होगा।